नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चुनाव सुधार की दिशा में बड़ा कदम, संसद से निर्वाचन सुधार संबंधी विधेयक को मंजूरी। लड़कियों की विवाह आयु बढ़ाकर 21 साल करने के प्रावधान वाला विधेयक लोकसभा में पेश। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध सरकार। प्रयागराज में प्रधानमंत्री का संबोधन। स्वयं सहायता समूहों की 16 लाख महिलाओं के खाते में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर। भारत में कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले 200 के पार। ओडिशा में 2 नए केस आए सामने। देश में 139 करोड़ के करीब पहुंचा है कोविड टीकाकरण। पहाड़ों की सर्द हवाओं से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। अगले 24 घंटे शीतलहर जारी रहने का अनुमान। कश्मीर घाटी में 40 दिन का चिल्लई कला का दौर शुरू। फिलीपींस में तूफान से भारी तबाही। मरने वालों की तादाद हुई 375। राहत और बचाव काम जारी। मलेशिया में भीषण बाढ़ में 14 की मौत। और चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर प्रयागराज से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महिला सशक्तिकरण के एक खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इसमें 2 लाख से ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया। इनमें से बहुत सी महिलाएं ऐसी थीं जिन्हें सरकार की कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रयागराज में प्रधानमंत्री का पूरा भाषण आधी आबादी पर फोकस रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी में महिलाओं के विकास के लिए जो काम हुआ है उसे पूरा देश देख रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। अभी यहां मुझे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 1 लाख से ज्यादा लाभार्थी बेटियों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला। ये योजना गांव गरीब के लिए, बेटियों के लिए भरोसे का बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात के बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। बेटियां भी चाहती हैं कि उन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए आगे बढ़ने का पूरा मौका मिले, वो भी बिना किसी भेदभाव के। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और फैसला किया है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर महिलाओं की मदद के लिए 202 पोषक आहार निर्माता इकाइयों की आधारशिला रखी और स्वयं सहायता समूहों के खातों में सीधे 1000 करोड़ रुपए की राशि भेजी। इसका लाभ करीब 16 लाख महिलाओं को मिला। प्रधानमंत्री कारोबार को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही 20,000 महिलाओं सखियों को प्रोत्साहन देने के लिए उनके खातों में वजीफे की पहली किस्त के रूप में 4000 रुपए हस्तांतरित किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को 20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी उनके खातों में भेजी है। सरकार हर जिले और ब्लॉक स्तर पर पोषाहार निर्माण इकाइयों का निर्माण करने जा रही है।
फतेहपुर और उन्नाव इकाइयों में उत्पादन शुरू हो चुका है। ये करीब 10 लाख महिलाओं को न केवल आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि गांवों के आर्थिक विकास का नया रास्ता भी बनाएगा। और सरकार को पूरा भरोसा है कि इसका लाभ महिलाओं को जरूर मिलेगा और जल्द से जल्द मिलेगा। अगली खबर संसद से निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 पारित हो चुका है। विधेयक में मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र से आधार कार्ड को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। राज्यसभा में गतिरोध के बीच यह विधेयक चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित हो चुका है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने संशोधन का प्रस्ताव इसलिए किया है ताकि कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण नहीं करा सके और फर्जी मतदान को रोका जा सके। बिल में चुनाव संबंधी कानून को सैन्य मतदाताओं के लिए लैंगिक निरपेक्ष बनाने का प्रावधान है। विधेयक के माध्यम से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और अधिनियम 1951 में संशोधन का प्रस्ताव भी है। वो जितना युवा 18 साल पार हो चुके हैं उसको मौका मिल जाएगा। साल में 4 बार उसको अपना नाम दर्ज करने के लिए इलेक्टोरल रोल में मौका दिया जा रहा है कि आधार को इस्तेमाल करना चाहिए इलेक्शन प्रोसेस इलेक्टोरल रोल को साफ करने के लिए। जब सर्वसम्मति से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट आया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज हमारे कुछ साथी यहाँ को विरोध क्यों कर रहे हैं। विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए विपक्षी सदस्यों ने संविधान में मिले मौलिक अधिकार और निजता के अधिकार का उल्लंघन इसे बताया है। साथ ही विधेयक के प्रावधानों का दुरुपयोग की आशंका भी जताई है। इस बिल में इतनी स्पष्टता है कि यह बाध्यता नहीं है, यह मैंडेटरी नहीं है, यह ऑप्शनल है। जो लोग चाहें वो अपना आधार नंबर देंगे। जो लोग अगर आधार नंबर अगर उपलब्ध नहीं करा सकते हैं तो उनको बाध्य नहीं किया जाएगा। That no person shall be deprived of his or her life and personal liberty except in accordance with the procedure established by law. Therefore, the Honorable Minister has to address this issue. 18 साल के होने से पहले तय निश्चित तिथि के आधार पर वोट करने का अधिकार यह विधेयक कानून बनाने के बाद आने वाले चुनाव में नागरिकता को देगा। The voter ID with the entire Aadhaar database, sir, does it on the Aadhaar ecosystem? Does it not leave the possibility of the biometric data being misutilized, sir? चलिए, ये विपक्ष के अपने तर्क है, जबकि सरकार का ये कहना है कि जैसे ही आधार और वोटर कार्ड लिंक हो जाएगा तो लोगों की मुश्किलें और कम हो जाएंगी। वहीं राज्यसभा में आज विनियोग संख्यांक 5 विधेयक 2021 पर भी काफी चर्चा हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और लौटाए जाने का प्रस्ताव उन्होंने किया। इसके बाद कई दलों के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा रखा और अपने विचार और सुझाव रखे। सदन में चर्चा पूरी नहीं हो पाई। 2021-22 की अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच और संबंधित विनियोग विधेयक को लोकसभा से कल मंजूरी मिल चुकी है। वर्ष 2021-22 की अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच के तहत 3,73,761 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद की मंजूरी मांगी गई है। I hope that our Honorable Finance Minister consider the request of the Tamil Nadu government. Not only previously also we represented our government requested, the same the present governments are requesting, but the welfare of the Tamil Nadu we are requesting that can be exceeded. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने नेतृत्व में उन गरीबों के हित के लिए जो कदम उठाया है उसका एक उदाहरण है। मनरेगा पर 22,038 करोड़ रुपया का खर्च किया जा रहा है। This has led to APSDC unable to borrow 1,800 crores. Thus, I would request the Finance Minister to look into the matter and allow the disbursal of loan to APSDC. तो ITI को अपनी जो उनकी प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है,
उसको विकसित करने के लिए, स्थानीय उद्योग के साथ उनका गठजोड़ बनाने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए दिए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा में आज सदन की नियमावली पुस्तिका आसन की ओर उछालने के कारण सत्र के शेष अवधि से निलंबित कर दिया गया है। विधेयक के पर उच्च सदन में पीठासीन डॉक्टर सस्मित पात्रा ने कहा कि नियमावली पुस्तिका को अधिकारियों की मेज की ओर उछाला जाना संसदीय परंपराओं का घोर उल्लंघन है और सदन इसकी निंदा करता है। डेरेक ओब्रायन सदन में अपनी पार्टी के नेता हैं और उन्हें सदन की गरिमा बनाए रखना चाहिए, जबकि उन्होंने सदन की गरिमा पर आघात किया और उनका यह कृत्य घोर निंदनीय है। इसके बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने डेरेक ओब्रायन को वर्तमान शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। इससे पहले गतिरोध के चलते राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं चल पाई। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर कई मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों ने कार्यवाही में अवरोध पैदा किया। इसकी वजह से राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ देर के भीतर ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। और अब बात उस विधेयक की जिस पर काफी हंगामा हुआ है। लोकसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बीच बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक पेश हो चुका है, जिसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु को 18 साल से बढ़ा करके पुरुषों के बराबर यानी कि 21 साल करने का प्रस्ताव किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक पेश किया। स्मृति ईरानी ने इस विधेयक को लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम बताते हुए कहा कि सभी धर्म, जाति और समुदाय में महिलाओं को विवाह के नजर से भी समानता का अधिकार है, इसलिए लड़कों की तरह लड़कियों के विवाह की आयु भी 21 वर्ष होनी चाहिए। NFHS 5 का डेटा बतलाता है कि 15 साल से 18 साल की उम्र में 7% बेटियां गर्भवती पाई गई हैं। 18 साल से कम उम्र में 23% लड़कियों का ब्याह रचा दिया गया, जबकि कानून उसकी इजाजत नहीं देता। मेरे कथन में गतिरोध लाने वाले विपक्ष के सज्जनों से कहना चाहती हूं कि मेरी बात को अगर पूरा सुन लेते तो उनका ध्यान इस बात पर आकृष्ट होता कि मैं स्वयं सरकार की ओर से यह प्रस्तावना करना चाहती हूं कि स्टैंडिंग कमेटी में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो। इससे पहले विधेयक को पेश किए जाने का कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, डीएमके, शिवसेना, आरएसपी, बीजेडी समेत कई दलों ने विरोध किया। विपक्षी दलों ने मांग किया है कि विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए संसद की स्थायी समिति के सामने भेजा जाए। सरकार की ओर से महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सदन में विचार विमर्श के लिए बिल को संसद की स्थायी समिति को भेजने की सिफारिश भी की है। ये बिल स्टैंडिंग कमेटी में तुरंत रेफर किया जाए। श्री गौरव गोगोई, ये हमारा मांग है। ये बिल स्टैंडिंग कमेटी में तुरंत रेफर किया जाए। Bill needs total discussion among all stakeholders. The minority people are totally opposed to this bill. The bill needs to be scrutinized. All stakeholders should be consulted, and then I think we must unanimously pass any reforms. If they are got to do with women, I think if you are trying to empower people, you must consult all stakeholders, and you must send this for detailed more discussions to the standing committee. चलिए कुछ और खबर। लोकसभा ने एक मोबाइल ऐप को विकसित किया है जो सदन के सदस्यों को अहम संसदीय दस्तावेजों, कागजातों, संसदीय समितियां और विधेयकों से संबंधित जानकारी को उपलब्ध कराने वाला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने
सदन को नए ऐप के बारे में जानकारी दी और मेंबर से कहा है कि वो अपने मोबाइल फोन और टैब में इसे डाउनलोड करें। उन्होंने आग्रह किया है इस बात के। आपके सुलभ उपयोग के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से आप अपने मोबाइल टैबलेट में संसद की कार्रवाई के प्रसारण के साथ साथ संसदीय पत्रों और अन्य महत्वपूर्ण संसदीय दस्तावेज को देख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुणे में थे। महाराष्ट्र में उन्होंने HDR एक्साइज पैनेक्स 21 में हिस्सा लिया और इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि ये जो अभ्यास है वो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर समन्वय की सुविधा को प्रदान करने वाला है। ये जो पूरा एक्साइज है वो पैनेक्स 21 जिसमें कि रक्षा मंत्री ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि हाल के दशकों में चक्रवात, सुनामी, भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाओं की एक श्रृंखला देखी गई है, जिससे बड़े पैमाने पर मौतें हुई हैं। विनाशकाल भी स्थिति हमने देखी है और ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों के समय में समझ और दोस्ती की गहराई का अच्छा अंदाजा लगाया जा सकता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे यह स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं है कि बिम्स्टेक देश ऐसी विषम परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ खड़े हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज आप लोगों के बीच में हूं। I'm sure this will create the necessary groundwork for BIMSTEC nations to develop protocols involving all stakeholders to respond to disasters in future. It should remain our earnest endeavor to consolidate the lessons learned and publish a standard operating procedure to aid member states hasten the conduct of disaster relief operations and save precious human lives. ये पूरी एक्सरसाइज 20 तारीख से शुरू हुई है जो कि 22 तारीख तक चलने वाली है और इस एक्सरसाइज का मकसद है कि किसी भी आपदा से कैसे निपटा जाए, पूरी स्थिति से कैसे निपटा जाए और उसका ही पूरा प्राक्कलन यहाँ पर किया जा रहा है। अगली खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि वैश्विक मंच पर भारत का कद काफी बढ़ चुका है और विश्व को भारत से काफी उम्मीदें हैं। सुशासन सप्ताह के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बड़े परिवर्तन की वकालत करते हुए कहा है कि दुनिया हमसे वैश्वीकरण के युग में अधिक योगदान की अपेक्षा करती है। All these are central to our goal of approaching the world as a global workplace. 2. Insofar as our nationals abroad and diaspora are concerned, we have again demonstrated through our whole of the government approach involving different ministries that we are there when they really need us. It could be the Vande Bharat mission or Operation Devi Shakti or the expanded use of Indian community welfare funds. We are a human-centric government dedicated to improving ease of living. और अब बात ओमिक्रॉन की, जिससे कहीं ना कहीं पूरे विश्व की चिंता एक बार फिर से बढ़ चुकी है, जिसमें कि भारत भी शामिल है। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए मामले 200 के पार हो चुके हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के नए मामले सबसे ज्यादा 54 पाए गए हैं। और ये जो पूरा डाटा हम आपको बता रहे हैं, ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया है और इसके मुताबिक अब पूरे देश भर में 200 मामले हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो मामले हैं वो महाराष्ट्र और दिल्ली में पाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने अब बहुत सारी उड़ानों के बाद में ये तय कर लिया है कि जब तक आप मेडिकल सर्टिफिकेट पूरी तरीके से आप फिट नहीं होंगे तब तक आपको नहीं आने दिया जाएगा। ओडिशा में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन के 2 नए मामले भी सामने आए हैं। राज्य में यह नया वेरिएंट का पहला मामला है। दोनों संक्रमितों ने हाल में नाइजीरिया और कतर की यात्रा की थी। वहीं तेलंगाना और कर्नाटक में भी ओमिक्रॉन के केसों का मिलना जारी है। अब तक देश में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए वेरिएंट के 202 मामले सामने आ चुके हैं। राष्ट्रीय कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 138 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 20 दिसंबर यानी कि कल 64,56,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 8,043 मरीज ठीक हुए हैं। देश में अभी रिकवरी रेट जो है वो
98.40% है। कल 5,300 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। और यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि फिलीपींस में उस कहर के बाद अभी हालात कैसे हैं। Watch Perspective on Sunset TV at 9:30 p.m. Prime Minister has laid the list of the new ministers on the table of the House. माननीय सदस्यगण, संसद की कार्यवाही के दिन भर का हाल। क्वेश्चन नंबर 201। मेरा प्रश्न ये है, प्रश्नकाल से लेकर विधेयकों की चर्चा। हम चर्चा के लिए तैयार है। The question is that the bill be passed. पक्ष विपक्ष की हर छोटी बड़ी बात। law has been passed. एक स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए। मैं आपके नोटिस को लाना चाहता हूँ। प्राथमिक रूप से काफी तैयारियां की थी। दोनों सदनों का लगातार लाइव अब से संसद टीवी पर। सटीक लक्ष्य, अटूट हौसले, निस्वार्थ कर्म, जनहित सर्वोपरि। नायक नए भारत के, कहानियां बदलाव की। ये भी नायक सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए अब जानते हैं कि आज दिन भर राज्यों से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने दक्षिण गोवा में पार्टी के मडगांव कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जेपी नड्डा कल गोवा में बीजेपी सरकार के 10 साल के कार्यकाल का एक रिपोर्ट कार्ड भी जारी करेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश के मऊ में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए। उनके साथ बीजेपी के कई नेता भी इस यात्रा में शामिल हुए। जन विश्वास यात्रा में भारी भीड़ देखी गई। कर्नाटक विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया गया। गृह मंत्री रागा ज्ञानेंद्र ने विधानसभा में विधेयक पेश किया। कांग्रेस ने इस बिल का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट कर लिया। झारखंड विधानसभा में भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 पारित कर दिया गया। इस कानून के तहत उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। सरकार की ओर से कहा गया कि भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए यह विधेयक लाया गया है। गोवा में बीजेपी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के पूर्व सदस्य परमेंद्र विष्णु बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। गोवा में विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी के एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी विधायक कार्लोस अल्मेडा ने आज विधायक पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद आज गुपकर घोषणा पत्र गठबंधन की बैठक हुई। इसमें जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात और केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा क्षेत्रों की सीमा नए सिरे से निर्धारित करने की परिसीमन आयोग की सिफारिशों पर चर्चा हुई। कोलकाता नगर निगम चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने के बाद तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुवाहाटी पहुंची। वहां उन्होंने मां कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की।
कोलकाता नगर निगम चुनाव के नतीजे पूरी तरह टीएमसी के पक्ष में रहे। टीएमसी ने यहां 134 सीटों पर परचम लहराया, वहीं बीजेपी के खाते में महज 3 सीटें आईं। यहां 19 दिसंबर को चुनाव में करीब 64% मतदान हुआ था। जम्मू कश्मीर बिजली विकास विभाग के कर्मचारियों ने प्रशासन के साथ कई दौर की बातचीत के बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली है। पीडीडी और भारत विद्युत ग्रिड निगम के विलय पर प्रशासन ने फिलहाल फैसला टाल दिया, जिसके बाद कर्मचारी काम पर लौट चुके हैं। केरल के कोझिकोड जिले के चालियार नदी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नौका दौड़ का आयोजन हुआ। प्रदेश के पर्यटन मंत्री पीए मोहम्मद रियाज ने इसकी शुरुआत की। इसमें अलग अलग जगहों के नाविकों ने भाग लिया। और अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम मंत्री और सांसद मौजूद रहे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि इस बैठक में वोकल फॉर लोकल, आगामी सुशासन दिवस के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई। और अब बात मौसम की। ठंड तेजी से बढ़ रही है और देश के उत्तर पश्चिम भाग में अगले 24 घंटों के दौरान भी शीतलहर जारी रहने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर जारी रह सकती है। अगले 24 घंटों में उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में भी शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। और कश्मीर में 40 दिन का चिल्लई कला का दौर शुरू हो चुका है। घाटी में ठंड का चिल्ला कला 40 दिन तक चलेगा और 31 जनवरी को खत्म होने वाला है। यह कश्मीर में सबसे ज़्यादा ठंड से भरा 40 दिन होता है। इस दौरान क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ती है। श्रीनगर में तापमान 0 से 2.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया जाता है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज होता है। पहलगाम में तापमान 0 से 3.7 डिग्री सेल्सियस नीचे रहता है। इन 40 दिनों का मतलब ये होता है कश्मीर में कि इन 40 दिन में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है और बर्फबारी होने वाली है। और अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, लेकिन खबर ये फिलीपींस की है जो बहुत अच्छी नहीं है। 16 दिसंबर 2021 को फिलीपींस ने इस साल का सबसे बुरा मंजर देखा, जब तूफान राय ने भीषण तबाही मचाई। तूफान से मरने वालों की तादाद बढ़कर 375 हो चुकी है। 56 लोग अभी भी लापता हैं। बोहोल मध्य फिलीपींस में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, जहां अब तक 94 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कम से कम 18 लोग लापता हैं। तूफान ने करीब 10 लाख लोगों को प्रभावित किया है। और इधर मलेशिया में भीषण बाढ़ की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग बेघर हैं। 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने से 8 राज्यों के कई कस्बे और गांव आंशिक रूप से जलमग्न हो चुके हैं। 7 लोगों के लापता होने की खबर है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन चलते चलते हम आपको छोड़ करके जाते हैं लखनऊ में आयोजित मेगा ड्रोन शो के साथ। कहा जा रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो है।